जोहार दोस्तों, एक स्टेट जो अपने फॉर्मेशन के 23 वर्षों के बाद भी अपनी स्थानीयता नीति के लिए लगातार संघर्ष कर रहा हो, जो अपनी भाषा को निर्धारित करने के लिए इन्हीं वर्षों तक लगातार तड़प रहा हो। करेंगे हम आज उसी की बात, करेंगे हम झारखंड एक राज्य की बात और जानेंगे उसके क्या है असल मुद्दे। झारखंड सरकार ने 1932 की खतियान नीति को हरी झंडी दे दी कि बाहरी जब तक झारखंड में आने का मन करे आइए, मजा कीजिए, कुटिए पिटिए और जाइए। कहाँ है अलग राज्य? इस अलग राज्य का नाम है झारखंड। विधायक के बक्सर का कहाँ मैं देखकर ये मोबाइल में 1 मिनट का 60 सेकंड तक राजेश ठाकुर हमको डिबेट में चुप करा देता है तो हम स्वीकार करेंगे, जो कहेगा हम स्वीकार करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर बढ़ाना है अपने स्टेट झारखंड को तो करें दैनिक आर्यवत को सब्सक्राइब, जो आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे पूरी टीम को यानी हमारी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है। तभी तो हम झारखंड को बढ़ाने के लिए अपने वीडियो के जरिए एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं। तेलंगाना राज्य, वहां के लोगों को बिल्कुल पता है कि कौन स्थानीय है कौन बाहरी। ये राज्य अभी कुछ ही वर्षों पहले ही बना है। सिर्फ तेलंगाना ही क्यों, कोई भी राज्य का अगर गठन होता है तो सबसे पहले यही तय होता है कि कौन लोग वहाँ स्थानीय होंगे, कौन लोग बाहरी होंगे, और साथ साथ ये भी तय होता है कि वहाँ की आधिकारिक भाषा क्या होगी। ये बात कितना नॉर्मल लगता है किसी भी स्टेट के लिए, लेकिन जरा ठहरिए, झारखंड के लिए ये नॉर्मल नहीं है। इसके गठन के 23 वर्षों के बाद भी आज यहाँ के लोग यहाँ के स्थानीयता और भाषा के लिए तड़प रहे हैं। झारखंड के लोग बिल्कुल साउथ अफ्रीका के लोगों की तरह भोले भाले और दूसरों का सम्मान करने वाले होते हैं। शायद इसी का फायदा उठाते हैं यहाँ के पॉलिसी मेकर, तभी तो आज इसके गठन के 23 वर्षों के बाद भी इसे नहीं मिले हैं इसके स्थानीय लोग और आधिकारिक रूप से इसकी भाषाएं। वैसे तो यहाँ सबको पता है कौन है यहाँ के स्थानीय लोग और क्या क्या है इनकी भाषाएं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं यहाँ के प्रमुख मुद्दे पर। पहला, 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति। दूसरा, कौन कौन और क्या क्या होनी चाहिए यहाँ की आधिकारिक भाषा। और तीसरा, झारखंड के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले और सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे यानी 1932 खतियान आधारित स्थानीयता और नियोजन नीति। वैसे तो इसकी मांग पिछले 90 वर्षों से लगातार हो रही है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है जो 1932 में लैंड सर्वे हुआ था, जिस किसी का भी नाम उसमें है यानी उसे या उसके वंशज को यहाँ की स्थानीयता मिले और उसे नियोजन नीति से जोड़ा जाए बाद में। यह है 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीयता नीति। और ये सही भी लगता है क्योंकि झारखंड में 80% जमीनें 1932 में ही सर्वे हुआ था। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, आखिर कहाँ फंस रहा है? वैसे तो इसे लागू करने में बहुत सारे प्रॉब्लम है। अभी तो झारखंड के हाई कोर्ट ने पहले भी इसे रद्द किया है। उन्हीं प्रॉब्लम में से 3 प्रॉब्लम की चर्चा आज हम करेंगे। पहला प्रॉब्लम है कि सरकार के पास ये रिकॉर्ड कहाँ है कि 1932 के रैयत कौन है, मतलब किनका किनका नाम 1932 के सर्वे में था। उदाहरण के तौर पे अगर हम रांची जिले को देख लें तो 1932 में सिर्फ 10,000 लोग रैयत थे और आज ये बढ़कर 1 लाख हो चुके हैं, यानी उनकी जमीनें कई टुकड़ों में बिकी हैं। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 1932 से पहले कई ऐसे धन कुबेर थे जो झारखंड में आके जमीन खरीद लिए थे और जब 1932 में अंग्रेजों ने लैंड सर्वे करवा तो उनका भी नाम रैयत में चढ़ चुका था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1932 अपने यथास्थिति पर लागू होता है तो टाटा को जमशेदपुर शहर पूरा का पूरा मिल जाएगा। फिलहाल ये झारखंड सरकार के पास है। कैसे? 1956 में बिहार लैंड रिफॉर्म आया था, तब की बिहार सरकार यानी आज की झारखंड सरकार ये जमीन टाटा से लेकर अपने पास रखी थी और टाटा को लीज पर ये जमीन दी थी। तो अगर ये 32 लागू होता है तो ये जमीन पूरा का पूरा टाटा के पास चल जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तो दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट में छपा था। वो रिपोर्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप पढ़िएगा जरूर और पीछे भी लगेगा वो लिंक, तो देखिएगा, पढ़िएगा जरूर। और तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जिनका सर्वे 1932 से पहले या उसके बाद हुआ है। उदाहरण के तौर पे संथाल परगना के जितने भी जिले हैं उनका सर्वे 1908 में हुआ था और उनमें ज्यादातर आदिवासी हैं। तो क्या ये आदिवासी अगर 32 का नियम लागू होता है तो बाहर हो जाएंगे? वैसे भी जो 1932 में झारखंड में लैंड सर्वे हुआ था वो कैडेस्ट्रल नेचर का था,
यानी इस पर अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी और कई लोग जो धनबाद बोकारो जिले में जिनका नाम के पीछे महतो और गोप लगता है वो इस नियोजन नीति से बाहर हो जाएंगे। अगर आपको जानना है इस विषय के बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बताएंगे कैडेस्ट्रियल नेचर क्या होता है लैंड सर्वे का। और हमारा मानना क्या है, हमारा मानना है कि अगर स्थानीयता नीति बने तो 1932 सर्वे सेटलमेंट में कुछ संशोधन किया जाए और आखिरी सर्वे सेटलमेंट कट ऑफ डेट रखना चाहिए ताकि झारखंड के मूल निवासियों के साथ कोई भेदभाव ना हो सके और एक सही रूप में स्थानीयता नीति यहाँ लागू होनी चाहिए और यहाँ के संसाधनों पर यहाँ के लोगों का अधिकार होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे मुद्दे, यानी यहाँ की भाषाएं क्या क्या होनी चाहिए और कौन यहाँ की अधिकृत भाषा होनी चाहिए। झारखंड में कुल आदिवासी और साधनी मिला के 9 भाषाएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुखता से नागपुरी और खोरठा बोली जाती है। और वैसे तो यहाँ कामकाजी की भाषा हिंदी और अंग्रेजी है और होनी भी चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं वैसी भाषा की जो किसी भी स्टेट की पहचान बनती है, यानी झारखंड की पहचान किन किन भाषाओं से होनी चाहिए। हमारा मानना है कि जो भाषाएं यहाँ सदियों से बोली जा रही हैं वही यहाँ की भाषाएं होनी चाहिए और जो लोग इस भाषा को बोल रहे हैं उनका ही पहला अधिकार इस डिस्ट्रिक्ट पे होना चाहिए। चलिए आते हैं अपने तीसरे मुद्दे, यानी यहाँ के संसाधनों पर किसका विकास होना चाहिए। संसाधन में सर्वप्रथम आता है मानव संसाधन, उसका विकास अति आवश्यक है, यानी जो लोग झारखंड के मूल निवासी हैं उनका विकास पहले हो, यानी उन्हें सबसे पहले सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। और वैसे भी ये बात सही लगता है क्योंकि जो लोग मूल निवासी होते हैं वही लोग यहाँ की माटी और यहाँ के कल्चर के बारे में जानते हैं और वो लोग यहाँ का कल्चर का सम्मान करना भली भांति समझते भी हैं। हमारा मानना है कि सबसे पहले स्थानीयता तय हो और उसे बाद में नियोजन से जोड़ा जाए ताकि यहाँ के मूल निवासियों को यहाँ के भौगोलिक संसाधनों पर अधिकार मिल सके। वैसे भी बाहरी लोग यहाँ के भौगोलिक संसाधन का दोहन करते हैं और यहाँ के लोग उसे पूजन करते हैं। आप सोच रहे होंगे झारखंड में तो रोजगार और करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, फिर हमने उसे एड्रेस क्यों नहीं किया है। ये मुद्दे यूं ही समाप्त हो जाएंगे अगर ढंग से स्थानीयता नीति लागू हो जाए तो। वैसे भी हम करप्शन और रोजगार के ऊपर एक अलग से वीडियो लाएंगे और जानेंगे यहाँ के करप्शन के बारे में, कैसे कैसे झारखंड को लूटा गया आज तक, और सबसे बड़े रेड के बारे में जो हाल ही में पूरा हुआ, और जानेंगे धीरज साहू के बारे में। तो तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहता हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना है तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलता हूं, टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।